बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरेज इन सी प्लस प्लस। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है हमने। एरेज के बारे में पढ़ना है। तो ये कंप्लीट एक डिटेल के साथ लेक्चर है। तो टाइम कन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरेज इन सी प्लस प्लस। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने एरेज को कंप्लीट पढ़ना है, ए टू जी पढ़ना है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी देखने हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर होंगे वो कौन से होंगे? डेटा टाइप्स, वेरिएबल, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं, एरेज जो कोर टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ एरे इन सी प्लस प्लस, 1D एरेज, 2D एरेज, 3D एरेज, एरेज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ऑपरेशंस ऑन एरे ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और पासिंग एंटायर एरे एस पैरामीटर्स। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं डेटा टाइप्स से। A data type in programming is a classification that specifies which type of value a variable has and what type of mathematical, relational or logical operation can be applied to it without causing an error। देखिए अभी तक हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप है वो डेटा को क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि इसमें इंटीजर स्टोर हो, इसमें फ्लोट स्टोर हो। बेशक यही पर्पज़ है, लेकिन अलग अलग स्टोर करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि उस पे जो ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन वो बग़ैर किसी एरर के परफॉर्म हो, क्योंकि तमाम ऑपरेटर्स या जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे जो डेटा टाइप्स हैं उन पे सेम तरीके से अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो इंटीजर या दो फ्लोट को आप आपस में ऐड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो स्ट्रिंग को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि डिफरेंट डेटा टाइप रखे हैं। उनके जो मेन रीज़न है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो उनके ऑपरेशंस है, ताकि उनके ऑपरेशंस जो है उस पर स्पेसिफाइड हो, उसमें कोई एरर ना आए। एन इंटीजर इज़ अ डेटा टाइप यूज टू क्लासीफाई होल नंबर। जिस तरह इंटीजर हमारे पास एक डेटा टाइप है। वेरिएबल क्या है हमने पहले भी पढ़ा है। तो नॉट कंसिस्टेंट आर नॉट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, ये तो एक जनरल टर्म है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड विच में बी चेंज एज अ प्रोग्राम रन्स। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मेमोरी में लोकेशन है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो बेसिकली वो और रैम में मेमोरी एलोकेट होती है आपके उस प्रोग्राम या उस वैल्यूज़ के लिए, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास रैम है। रैम मैंने पहले भी बताया था कि बाइट बाय बाइट एड्रेसेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रैम्स में बाइट बाय बाइट रिप्रेजेंटेशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एड्रेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह एड्रेसेस हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर ए, तो हमें पता है कि कैरेक्टर टाइप जो है वो 1 बाइट लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए 1 बाइट रिजर्व करता है रैम में। और आप जब उसको कोई वैल्यू देते ए इक्वल टू जी, तो वो बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन में वो जी की वैल्यू स्टोर होती है। इंट बी, जब आप कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट मेमोरी रिजर्व होती है, और जब आप वैल्यू देते हैं तो उन 4 बाइट्स में वो वैल्यू स्टोर होगी। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब ये मैंने वेरिएबल्स और वो जल्दी इसीलिए वाइंड अप किया क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है, इसमें क्या डिफरेंस है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पहले हम देखते हैं। अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज प्री डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से मौजूद हो उसका साइज टाइप पहले ही से स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ के क्या वैल्यूज़ उसमें स्टोर होनी है एंड इज हैज़ नो एडिशनल मेथड, उस पर कोई एडिशनल मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो मेथड्स होते हैं वो भी पहले बताए होते हैं कि ये मेथड इस पर अप्लाई कर सकते हैं या ये ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा या डेटा टाइप्स आर नॉट आर ओनली सिंगल वैल्यूज़, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये सिंगल वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर होते हैं। दे हैव नॉट स्पेशल कैपेबिलिटीज़, इसके अलावा मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने की कैपेबिलिटी इनमें नहीं होती। द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट। जो भी लैंग्वेज में मौजूद है वो क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। अब दूसरा जो कैटेगरी है वो नॉन प्रिमिटिव या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी कहते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं। दीज डेटा टाइप्स आर नॉट एक्चुअली डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, खुद बनाता है। द डेटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप्स आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रोग्रामर खुद तो बनाता है लेकिन अपनी तरफ से नहीं बनाता, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से उन्हीं से डिराइव करते हैं, उन्हीं से बनाता है। दीज डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ वैल्यू। ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जितने भी है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कौन कौन से हैं, एरेज सबसे फर्स्ट एग्जांपल, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लासेस, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ठीक है। एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लासेस वो तो इस जो सेशन है इसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यू जो है ये डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं, तो ये भी बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब हमें एरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? एरेज आर यूज व्हेन देयर इज़ अ नीड टू यूज़ मैनी वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। जहाँ पे हमें एक ही टाइप के डिफरेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड हो तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास एक सीक्वेंस हो, ठीक है, एक टाइप के वेरिएबल हो वो बहुत ज़्यादा हो, तो बजाय कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हमें एरेज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्टूडेंट के रोल नंबर हमने स्टोर करने हैं, रिकॉर्ड स्टोर करना है बग़ैर एरे का, तो हमने इंट rn1, rn2, rn3 एंड इसी तरह 10 वेरिएबल उनके रोल नंबर स्टोर करने के लिए मैंने डिक्लेयर कर दिए। ये देखिए 10 रोल नंबर डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल। अब इनको जब वैल्यू देनी हो तो इंडिविजुअली सी इन rn1, सी इन rn2 इसी तरह इनको वैल्यू देनी है। जब डिस्प्ले करने हो, ठीक है, वो भी इसी तरह करने हैं, ठीक है। अब ये तो सिर्फ 10 स्टूडेंट है, बंदा कर सकता है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये स्टूडेंट की तादाद अगर 100 हो, 1000 हो, ठीक है, 10,000 हो, तो आप खुद इमेजिन करें कि 10,000 वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। तो 10,000 वेरिएबल को इंडिविजुअली हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब इसका हल किस चीज़ में, एरे में। एन एरे इज़ यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप, ठीक है। सेम डेटा टाइप, एरेज क्या होते हैं, एरेज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है, ऑफ सेम टाइप के, सेम टाइप का डेटा हो तो उसको क्या कहते हैं, एरेज कहते हैं। अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस्ड बाय एन इंडेक्स। तो उसमें से स्पेसिफिक एलिमेंट को हम किस चीज़ के थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू। एरेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, सेम डेटा टाइप के कलेक्शन है कि मल्टीपल वैल्यूज हो सेम डेटा सेम टाइप के, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल रोल नंबर्स, ठीक। अब स्टूडेंट 100 है, 500 है, 1000 है, उनके जो रोल नंबर होंगे उनका फॉर्मेट सेम होगा, वो सारे इंटीजर होंगे, या अगर कैरेक्टर टाइप है कैरेक्टर टाइप होंगे तो वो सारे सेम होंगे। तो उसके लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑल एरेज कंसिस्ट ऑफ कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन। अच्छा, एरेज की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगी, ठीक है। सिंपल वेरिएबल जो है
वो तो कहीं पे भी मेमोरी में एक वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हुआ, अगला वेरिएबल कहीं और पे, लेकिन जो एरेज जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। अब सेंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एरे, एरे को डिक्लेयर करने का क्या सेंटेक्स है? डेटा टाइप, एरे नेम और साइज। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल वेरिएबल तक है, सिंपल वेरिएबल डेटा टाइप, आगे वेरिएबल नेम। यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप, एरे नेम, और ये डिफरेंट है कि यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर उसका साइज लिखना है कि कितने वेरिएबल्स का आपने एरे डिक्लेयर करना है। अब फॉर एग्जांपल इंट लिस्ट 5। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स का क्या है? कलेक्शन है। तो ये देखिए इंट लिस्ट 5, इसका मतलब है कि हमारे पास हमने 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमें चाहिए। ठीक है, तो बजाय कि हम अलग अलग डिक्लेयर करें, हमें एक ही स्टेटमेंट के साथ 5 वेरिएबल डिक्लेयर हुए। अब देखिए कितना आसान हुआ। इंट लिस्ट 5 की जगह अगर 5000 भी लिखें तो आपको 5000 वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पे साइज़ देना है। साइज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी में 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। ठीक है, 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, लेकिन वो डिफरेंट नामों के साथ नहीं होंगे, एक नाम के साथ होगा, लिस्ट नाम के साथ, जो भी आप नाम देते हैं। ठीक है, अब ये मेमोरी में किस तरह स्टोर होगा? इस तरह। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप एरे हैं तो 4 देखिए 4 इसी तरह ब्लॉक्स बनेंगे, सॉरी 5। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो हर एलिमेंट 4 बाइट का है। तो फॉर एग्जांपल आप, अच्छा, अब एरे जो है इसके साथ सिर्फ इसका जो फर्स्ट एड्रेस है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, जाहिर बात है एरेज में देखिए 10 से शुरू हुआ 29 तक, ये सारे एड्रेसेस हैं। लेकिन अब इस एरे का एड्रेस कौन सा है? एरे का एड्रेस जो फर्स्ट एड्रेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होते हैं, जो फर्स्ट एड्रेस है उसको बेस एड्रेस भी कहते हैं, और वो एरे के साथ जो एसोसिएटेड है वो सिर्फ ये एड्रेस है। ठीक है, इस लिस्ट को सिर्फ ये पता है, ठीक है, कंपाइलर को, कि इस लिस्ट का जो एड्रेस है वो क्या है? 10 है। ठीक है, अब असाइनिंग वैल्यूज, जब आप वैल्यूज देते हैं तो हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि इंडेक्स के थ्रू हम देते हैं। ठीक है, लिस्ट 0। ठीक है, एरेस के जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपने वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो लिस्ट 0 300 तो वो फर्स्ट लोकेशन में स्टोर होगा। इसी तरह लिस्ट 1 तो वो फर्स्ट 1 लोकेशन में स्टोर होगा, सेकंड में। लिस्ट 2 2 इंडेक्स में स्टोर होगा, 3 थर्ड में, और 4 फोर्थ में। अच्छा, ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, 0 से स्टार्ट होने में भी एक लॉजिक है। अब मैंने आपको बताया कि इस कंपाइलर को सिर्फ ये पता है कि इस लिस्ट का एड्रेस ये 10 है, जो बेस एड्रेस है, जो फर्स्ट एड्रेस है। ठीक है, बाकी एरे का नहीं पता, कंपाइलर को रन टाइम पे नहीं पता कि एरे का साइज कहाँ तक है। ठीक है, तो फिर ये जब हम वैल्यू देते हैं, ये किस तरह कैलकुलेट होते हैं, ये किस तरह उनको पता चलता है कि मैंने कहाँ पे स्टोर करना है? ये आप हर वैल्यू के लिए, ठीक है, अब कोई भी उसका जो इंडेक्स आप एक्सेस करते हैं उसके लिए एड्रेस कैलकुलेट होती है। एड्रेस किस तरह कैलकुलेट होती है? एड्रेस कैलकुलेशन फॉर एरे वैल्यूज, बेस एड्रेस। ठीक है, बेस एड्रेस आपको पता है, प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई साइज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कोई भी आप इंडेक्स देते हैं तो हर इंडेक्स के लिए पहले क्या होता है? एड्रेस कैलकुलेट होता है, उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन होती है। आप फॉर एग्जांपल लिस्ट 0 फर्स्ट में वैल्यू स्टोर करते हैं, तो एरे को तो पता है कंपाइलर को कि इसका जो बेस एड्रेस है क्या है? 10 है। तो 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 साइज ऑफ वेरिएबल। साइज ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि ये एरे किस टाइप का, इंटीजर का है तो 4 है, डबल होगा तो 8 मल्टीप्लाई होगा, कैरेक्टर टाइप होगा तो 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो उसका साइज 1 बाइट है। ठीक है, तो इंडेक्स 0 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 4 0, तो बेस प्लस 0 10 प्लस 0 10, तो ये वैल्यू 300 कहाँ पे? यहाँ पे स्टोर होगी, जो 10 एड्रेस है, यानी पहले 4
बाइट्स। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि जब इंटीजर टाइप होते हैं वो 4 बाइट में स्टोर होते हैं। अच्छा, ये देखिए लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट इंडेक्स 2 इक्वल टू 200। अब इसके लिए किस तरह कैलकुलेट होगी, उसका एड्रेस किस तरह कैलकुलेट होगा। इसका बेस एड्रेस क्या है, 10 है, वो तो हमें सबको पता है। इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 4, 4 क्या है, क्योंकि साइज ऑफ वेरिएबल, क्योंकि एरे का जो एरे टाइप है वो क्या है, इंट है 4, ठीक है। तो ये 4 बाइट का होता है, ठीक है। अब आप करें 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 8, 8 प्लस 10 18, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ स्टोरिंग 200 इज 18। आप देखिए एग्जैक्ट यहीं से जो वो वेरिएबल है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कंपाइलर को या रन टाइम पे इसी तरह एरेज का हर इंडेक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट होती है, इसी वजह से इसका जो स्टार्ट है वो 0 से है, ठीक है। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एरेज, ठीक है, जिस तरह सिंपल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं एरेज को भी डिक्लेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डबल या इंटीजर जो भी डेटा टाइप है, लिस्ट 5, तो जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं वो बेसिकली 5 डबल टाइप वेरिएबल डिक्लेयर होंगे मेमोरी लोकेशन में, लेकिन वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होंगे, दरमियान में कोई गैप नहीं होगा। और जीवी जो मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने खुद ये लिखा है गार्बेज वैल्यू, ठीक है। जिस तरह आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते इंट ए, तो कोई मेमोरी असाइन होती है इसको, ठीक है। अब जब मेमोरी असाइन होती है उस मेमोरी में पहले से वैल्यू मौजूद होती है, ठीक है, वो भी इस वेरिएबल का पार्ट है फिलहाल, उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और आप जब सिंपल वेरिएबल को वैल्यू देते ए इक्वल टू 10, फिर वो गार्बेज वैल्यू क्या होती है, वो रिमूव होती है, रिप्लेस होती है एक्चुअल वैल्यू के साथ, ठीक है। और सिंपल वेरिएबल को आप जब इनिशलाइज करते हैं फिर गार्बेज वैल्यू असाइन नहीं होती, डायरेक्ट इनिशलाइज होती है, डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। अब एरे को आप इस तरह डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि एरे को आप इनिशलाइज किस तरह करते हैं, जिस तरह सिंपल वेरिएबल्स को आप इनिशलाइज करते हैं एरेस को भी आप इनिशलाइज करते हैं। डबल लिस्ट 5, आगे इस ब्रैकेट के अंदर कितने एरे का साइज किया 5, तो आपने 5 वैल्यू दी है, ठीक है। तो अब ये एरे क्या होगी, पहले ही से इनिशियलाइज इनको ये वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पार्शल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जो सिंपल वेरिएबल्स में नहीं है। पार्शल का मतलब है कि कोई हिस्सा, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने ये काम पार्शली कंप्लीट कर लिया, पार्शली का मतलब है कि मतलब आधा या कुछ हिस्सा, ठीक है। अब एरेज जो है वो तो मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 1, 2, 3 या 5 या 10 लोकेशन जो है उनको इनिशियलाइज करो, बाकी मैं ने इनिशियलाइज नहीं करने। तो डबल लिस्ट 5, ठीक है। एरे का साइज क्या है 5 एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें 5 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमने वैल्यू असाइन की सिर्फ 3 की, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 वैल्यूज़ होंगी, ये 3 लोकेशन जो फर्स्ट 3 लोकेशन होगी ये वैल्यू इनको मिल जाएगी, ठीक है। और जो बाकी लोकेशंस हैं उनमें अब ये देखिए गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, उनमें 0 होगी, उनमें क्या होगी 0 होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने ये नोट करना है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना है कि जब आप पार्शली इनिशलाइज करते हैं तो जितने वैल्यू आप देते हैं वैल्यूज़ देते हैं वो फर्स्ट लोकेशंस को मिलेगी, उसके बाद बाकी को क्या मिलेगा, सबको 0 मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। नॉर्मल डिक्लेरेशन में जो एलिमेंट्स है वहाँ पे क्या स्टोर होता है, गार्बेज वैल्यू, लेकिन पार्शल जो फुल इनिशलाइजेशन है वहाँ पे तो आपको पता है कि हर लोकेशन को वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो पार्शल इनिशलाइजेशन है, आप जितने भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट उतने लोकेशंस को वो वैल्यू मिलेगी, उसके बाद जितने लोकेशंस होगी उनको 0 मिलेगा। इट्स नॉट अ पार्शल इनिशलाइजेशन। ये क्या है, डबल लिस्ट खाली ब्रैकेट 45, 5, 9। ये बेसिकली जब आप इस तरह लिखते हैं तो ये रन टाइम पे, इसी टाइम पे मतलब वो डिसाइड होगा ये एरे इन्हीं का। वैसे नॉर्मली जब डिक्लेयर करते तो ये आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है।
आपने साइज़ हर सूरत देना है, लेकिन जब इनिशलाइज करना हो, अगर आप साइज़ खाली छोड़े, फिर यहाँ पे आप जितने भी वैल्यू लिखते हैं उसका साइज़ उतना ही बाय डिफ़ॉल्ट बनता है। तो हमने 3 वैल्यूज़ दी, तो वो एरे ही 3 एलिमेंट्स, एरे का साइज़ ही 3 बन गया। तो ये पार्शल नहीं है। पार्शल उस सूरत में है कि आपने वैल्यू 3 दी है, लेकिन साइज़ आपने डिफाइन किया कि साइज़ इसका 5 है। एरेज एक्सेसिंग, एरे को किस तरह आपने एक्सेस करना है? द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ एलिमेंट इन एन एरे कैन बी एक्सेस्ड जस्ट लाइक द वैल्यू ऑफ अ रेगुलर वेरिएबल। जिस तरह आप रेगुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, एरे नेम, जिस तरह आप सिंपल वेरिएबल नेम, आगे सिर्फ इंडेक्स लिखना है। तो इंट लिस्ट 5 है, हमने लिस्ट के नाम से एक 5 वेरिएबल्स का एक एरे डिक्लेयर किया है। तो एंटर एरे वैल्यूज़ सी इन लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। ठीक है, ये 5 साइज क्या है? 5। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। ये इंडेक्स इसका 0 से स्टार्ट होता है, जो लास्ट इंडेक्स होता है वो 4 होता है, साइज -1। ठीक है, साइज से कम होता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। या लूप के थ्रू भी इसको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो फ़ायदा ये है, एक तो ये है कि डिक्लेरेशन में आप 5 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, सिर्फ एक। दूसरा ये है कि इंडिविजुअली हर वेरिएबल को सी इन या सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लूप के थ्रू लूप चला के इसको आप आसानी के साथ इसको हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट लिस्ट 5, आई एक वेरिएबल है, एंटर एरे वैल्यूज़ फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 4, क्योंकि इसका जो साइज़ होगा वो लास्ट 4 होगा। आई प्लस प्लस, सॉरी साइज नहीं है, जो लास्ट इंडेक्स होगा आई प्लस प्लस। तो फर्स्ट आइटरेशन पे आई की वैल्यू 0 होगी। लिस्ट सीन लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन सी प्लस प्लस। ये एक एक्सेप्शन है जो जावा में मौजूद है, बल्कि यहाँ पे लिखा है द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स exception is thrown if a program tries to access an array index that is negative greater than or equal to the length of the array। ठीक है, यानी लॉजिकली तो हम ये कहते हैं, मैं अगर आपको कहूं कि इंट लिस्ट 5, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एरे की साइज क्या है? 5 है। इसमें इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है? इसमें इंडेक्स है 0 से 4 तक। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिखो लिस्ट ब्रैकेट में 20, ठीक है, इंडेक्स कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? 20। ठीक है, तो आपके जहन में आप बताएं, आपके जहन में अब क्या चल रहा है कि ये ठीक होगा या गलत होगा? ठीक है, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, या इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए कि दी एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स exception is thrown if a program tries to access an array index that is negative, यानी 0 से कम हो, greater than or equal to the length of the array, यानी size of the array। array की size 5 है, लेकिन ये 20 है। The array index out of bound exception is a runtime exception. Java compiler doesn't check for this error during compilation। लेकिन ये एरर आपको सिर्फ मिलेगा जावा में। जावा में एरे जो है वो उस कंपाइल टाइम पे, या मतलब उसके जो इंडेक्स होते हैं उसको अगर आप ज़्यादा या कम देते हैं, यानी अगर आप नेगेटिव देते हैं या जो भी साइज़ होता है उससे ज़्यादा इंडेक्स देते हैं, तो वो आपको एरर देगा। लेकिन ये सी प्लस प्लस में ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, सी प्लस प्लस में ये कोई एरर नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे इंट लिस्ट 3, इसका साइज़ क्या है? हमने डिक्लेयर किया इंट लिस्ट 3, एक एरे डिक्लेयर किया 3, उसका साइज़ क्या है? 3 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 5 इक्वल टू 200। लिस्ट 5 इंडेक्स कौन सा दे रहा हूँ? 5। हमने पढ़ा था कि इंट लिस्ट, ये ऊपर स्टेटमेंट दे लिस्ट 3, इसमें इंडेक्स है 0 1 एंड 2, सिर्फ ये 3 इंडेक्स है। लेकिन यहाँ पे हमने लिस्ट इंडेक्स 5 दिया, तो इससे क्या होगा? ये सी प्लस प्लस में कोई एरर नहीं देगा। सिंपल जो मैंने, क्योंकि सी प्लस प्लस को नहीं पता, सिर्फ बेस एड्रेस का पता है। इस बेस एड्रेस का पता है,
आगे जो भी इंडेक्स देंगे वो जो फार्मूला है एड्रेस कैलकुलेशन के लिए वो कैलकुलेट करके आगे वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये सी प्लस प्लस में इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इस चीज़ को आपने खुद कंट्रोल करना है। कंपाइलर ने आपको एरर नहीं देना, तो आपने खुद इस चीज़ को, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पे एरर्स के चांसेस होते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो आपके लिए रिज़र्व है लोकेशन, आपके लिए रिज़र्व ये है, ये किसी भी प्रोग्राम को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने जो वैल्यू स्टोर की आगे, ठीक है, हो सकता है कि वो किसी और वेरिएबल को इफ़ेक्ट करें, या इसके बाद कोई और वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसके लिए वो रिज़र्व हो जाते हैं। तो इससे जो है अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने खुद हैंडल करना है कि सी प्लस प्लस में इंडेक्स चेक नहीं किया जाता है। जो भी आप इंडेक्स देते हैं वो सिंपली जो फार्मूला है एड्रेस कैलकुलेशन का वो अप्लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ एरे इज इन सी प्लस प्लस, 3 टाइप्स हैं। 1 डायमेंशनल एरेज, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। एरेज एंड लूप्स, जो एरेज है उनको हम लूप के थ्रू आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ एन इंटीजर वेरिएबल एज द इंडेक्स ऑफ एन एरे, क्योंकि जो इंडेक्स है वो इंटीजर वैल्यू होती है। इफ़ यू यूज़ अ फॉर लूप, अगर हम उस इंडेक्स के लिए फॉर लूप यूज़ करें टू काउंट फ्रॉम 0 टू हाईएस्ट इंडेक्स, 0 से हाईएस्ट इंडेक्स, देन वी कैन प्रोसेस ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो हम एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट आई और लिस्ट 5, तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। इसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 4। तो आपने जो लूप चलाना है वो इसी तरह चलाना है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i लेस देन 5 या i लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये लूप चलेगा 4 तक। इस चीज़ को आपने खुद कंट्रोल करना है। अगर आपने गलती से यहाँ पे 50 लिखा तो वो एरर नहीं देगा, वो आगे लोकेशंस में वैल्यू स्टोर होगी, जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया उसी मैकेनिज्म के थ्रू। तो इस चीज़ को आप लोगों ने खुद कंट्रोल करना है। अब उसको जब डिस्प्ले करना हो उसके लिए भी वही लूप यूज़ होगा। वी स्टार्ट एट 0 बिकॉज इंडेक्सेस स्टार्ट एट 0। हम 0 से लूप को क्यों स्टार्ट करते हैं एरे के की सूरत में, क्योंकि जो एरेज के इंडेक्सेस है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। वी एंड जस्ट बिफोर 5 से पहले हमने एंड किया यानी 4 पे, बिकॉज 5 इज़ द लेंथ ऑफ आवर मेंबर्स। ठीक है, यह साइज ऑफ एरे है, एंड द लास्ट इंडेक्स इज 1 लेस देन द लेंथ ऑफ द एरे, या साइज ऑफ द एरे से 1 कम होता है। ऑपरेशंस ऑन एरे, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। All the operators in C++ are designed to operate with the basic data types or primitive data types only। जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो primitive data types है। फॉर एग्जाम्पल an arithmetic operator plus can be used to perform addition of integer float double but cannot be used to perform addition of user defined data types, for example array and objects। प्लस जो है ना वो एरेस को या ऑब्जेक्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एरे हैं, इंट ए, इसका साइज 5 है और बी का साइज 5 है, दोनों इंटीजर हैं। हमने एरे ए को वैल्यूज दी सी इन यूज़र से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरे ए है और ये एरे बी है, तो यहाँ पे जो यूज़र से मतलब सी इन के थ्रू वैल्यू दी है, तो फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ है। ठीक है, वैल्यूज़ मिल गए ए को। अब मैं चाहता हूँ कि ए की सारी वैल्यूज़ बी में स्टोर हो, जिस तरह हम सिंपल वेरिएबल लिखते बी इक्वल टू ए, इस तरह लिखते कि नहीं, एक वेरिएबल को दूसरे की वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन एरे की सूरत में ये पॉसिबल नहीं है, इसको एग्रीगेट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, एग्रीगेट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि एज ए होल एरे पे जब आप अप्लाई करते, असाइनमेंट ऑपरेटर आप अप्लाई करते एज ए होल एरे, एक एरे को दूसरे एरे में अब कॉपी करते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, एरेज में एग्रीगेट ऑपरेशन अलाउड नहीं है, इस तरह आप इनमें कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, C++ डजंट अलाउड एग्रीगेट ऑपरेशन ऑन एन एरे, एरे पे एग्रीगेट ऑपरेशन पर आप अलाउड नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं अगर एग्रीगेट ऑपरेशन अलाउड नहीं है, आप जो है एक और लूप चला के
for I is equal to 0, I less than or equal to 5, I less than 5, I plus plus B of I equal to A of I. एक एक एलिमेंट, फर्स्ट आइटरेशन में ये एलिमेंट इधर कॉपी होगा, सेकंड में ये इधर, थर्ड में ये इधर, फोर्थ आइटरेशन में ये, फिफ्थ में जब आई की वैल्यू 4 हो तो वो वाला 8, यानी बी ऑफ 4 इक्वल टू ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 में 8 है तो वो यहाँ पे कॉपी होगा। यानी इंडिविजुअली आइटम बाय आइटम या एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन एज ए होल पॉसिबल नहीं है। Assuming that both int x5 and int y5 have been initialized, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एरेज है, एक x है एक y है, वो दोनों इनिशलाइज यानी उनमें वैल्यू मौजूद है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स x इक्वल टू y, यानी दो एरेज है, ठीक है, उसमें वैल्यूज मौजूद हैं, तो हम y की वैल्यू a को असाइन करते हैं तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। असाइन वन एरे टू अनदर, हमने पिछले उसमें पढ़ा अलाउड नहीं है। कंपेयर करते हैं, ठीक है, जिस तरह इफ स्टेटमेंट, इफ x इक्वल टू y, दो एरेज को वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं, बेशक उनमें सेम वैल्यूज हो, लेकिन इसी तरह वो एरर देगा क्योंकि आप एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड क्या है, सी आउट एक्स, आप पूरी एरे को सी आउट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक्स प्लस वाई, दो एरेज को एग्रीगेट प्लस कर रहे हैं, ये भी अलाउड नहीं है। रिटर्न एक्स, आप पूरी एरे को रिटर्न कर रहे हैं, ये भी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, उसमें आप एरे को पास कर रहे हैं, पासिंग एन एंटायर एरे एज पैरामीटर, सिर्फ ये अलाउड है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है जो जो फंक्शन में आप एरे का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या एज ए होल एरे आप पास कर सकते हैं, वो भी मैं बाद में बताता हूं तो उसकी वजह क्या है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एग्रीगेट ऑपरेशन, द ऑपरेशन डिस्कस ऑन द प्रीवियस स्लाइड दैट आर नॉट सपोर्टेड ऑटोमेटिकली may स्टिल बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर डिफाइंड कोड, तो उन सारे ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो असाइनमेंट वाला है, ठीक है, तो आप एक एक उसको असाइन करेंगे, ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे कि आप एक थर्ड एरे बनाएंगे, ठीक है। एक एक्स वाई तो पहले से मौजूद है, एक आप जी एरे लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लूप के अंदर जी ऑफ आई इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ आई, तो इसी तरह उनमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन सी प्लस प्लस एरेज, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, इंट आई ए ऑफ 3 इक्वल टू, ताकि कम हो 1 2 3, कामा बी ऑफ 3, वो भी 3 वेरिएबल्स का मैं साइज लिख रहा हूं, कोई भी 3 वैल्यूज, ठीक है। तो फॉर एक और एरे है जी ऑफ 3, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इन दोनों की वैल्यूज जी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये एग्रीगेट ऑपरेशन है। अब मैं रन करता, हो सकता है परफॉर्म हो जाए, ठीक है, ये एरर आ रहा है, ठीक है। इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप इंट, इन एरे पे बाइनरी ऑपरेटर प्लस परफॉर्म नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, सॉरी कम सेमीकोलन आई प्लस प्लस, तो जी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई,
इसी तरह इंडिविजुअल हर एलिमेंट ए और बी के इंटरनल एलिमेंट्स प्लस होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वहाँ पे स्टोर होंगे। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब है इसमें एरर नहीं आया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एरे को अब जब फंक्शन में पास करते हैं, मैंने कहा कि एक सिर्फ अलाउड है कि आप कंप्लीट एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। द एक्चुअल पैरामीटर इज द एरे नेम। जो एक्चुअल पैरामीटर वेल दी दैट व्हेन पासिंग एन एंटायर एरे टू फंक्शन, जब फंक्शन में आप एंटायर एरे पास करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर इज द एरे नेम। ठीक है, एक्चुअल जो पैरामीटर होगा वहाँ पे एरे नेम होगा। ठीक है, क्या होगा? एरे नेम विदाउट एन इंडेक्स, इंडेक्स के बगैर। एक्चुअल पैरामीटर क्या है मैं बताता हूँ अभी। द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, अब फॉर्मल पैरामीटर आपको पता नहीं होगा। द फॉर्मल पैरामीटर इज एन आइडेंटिफायर। वहाँ पे क्या होगा? कोई आइडेंटिफायर होगा, वेरिएबल होगा, फॉलोड बाय एन एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, एम्प्टी ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। ये फंक्शन है, सॉरी ये मेन फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, पहले इसको छोड़े एरे को। ये फंक्शन नेम क्या है? टेस्ट। यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट। अब इसको कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं, ये फंक्शन डिफिनीशन है। ठीक है, जो एक्चुअल फंक्शन है, इस कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर जो पैरामीटर होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल पैरामीटर। और जो यहाँ पे होते हैं उसको क्या कहते हैं? जो फंक्शंस के अंदर होते हैं, जो फंक्शन के बॉडी के अंदर होते हैं, उसको फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, अब दोबारा ऊपर देखिए। द एक्चुअल पैरामीटर इज द एरे नेम विदाउट एन इंडेक्स। एक्चुअल जो पैरामीटर होगा वहाँ पे एरे नेम होगा, बगैर ब्रैकेट के, बगैर इंडेक्स के। जिस तरह ये ऊपर एरे इंट A5 में हमने वैल्यू दी है, लेकिन जब हम फंक्शन में पास करेंगे सिंपल एरे नेम लिखेंगे, एज ए एग्रीगेट पास करेंगे। जो पिछले में मैंने बताया था कि सिर्फ ये ऑपरेशन अलाउड है। द फॉर्मल पैरामीटर इज एन आइडेंटिफायर। फॉर्मल पैरामीटर में क्या होगा? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं? वेरिएबल को कहते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल होगा, कोई भी नाम हो सकता है, फॉलोड बाय एन एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। खाली ब्रैकेट आपने लिखने हैं बस, एरे की साइज यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और ये जब पास होता है, ये बेसिकली बाय रेफरेंस पास होता है, तो एरे कभी भी बाय वैल्यू पास नहीं होगी। ठीक है, ये बाय रेफरेंस पास होगा, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो इस एक्स का भी एड्रेस बनेगा। ये ब्रैकेट सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि अगर हम सिंपल लिखे इंट एक्स, फिर तो सिंपल वेरिएबल होगा। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए कि ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, इसमें एरे पास होगी। इसमें क्या पास होगी? एरे पास होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द एरे इज पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास बाय रेफरेंस होता है, बाय वैल्यू होता भी नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एक एरे है इंट ए, उसमें 5 वैल्यू हमने दे दी, ये इनिशलाइज हो गया। टेस्ट, हम मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट इंट एक्स, उसमें एक्स है, तो इस ए जो है, अच्छा ये बाय रेफरेंस का क्या मतलब है? पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, जब बाय रेफरेंस वैल्यू पास होती है, सॉरी बाय रेफरेंस वेरिएबल पास होता है, ये एरे पास होता है, तो वो बेसिकली ये एरे जो है मेमोरी में, वो जो रेफरेंस वेरिएबल है वो अलग एरे या अलग वेरिएबल नहीं बनता, वो भी इस वेरिएबल का एक दूसरा नाम। ठीक है, यूँ समझो वो भी एक्स इस एरे का दूसरा नाम बन गया। अब यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यू डिस्प्ले की है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक और मैंने लाइन लिखा कोड, एक्स ऑफ 3 इक्वल टू 500। तो क्या होगा? इस फंक्शन में मैंने एक्स ए को नहीं चढ़ा, एक्स ऑफ 3 इक्वल टू 500, तो वो एक्स क्योंकि उस ए को रिप्रेजेंट करता है, तो उस ए में भी चेंजेस हो गई, उस ए में भी चेंजेस हो गई। ठीक है, ये जो चेंजेस जो एक्स में किए वो ए में भी हो गए, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस हुआ है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली इस एक्स को भी यही एड्रेस असाइन होगी। ठीक है, जो ए को असाइन हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह ए की कैलकुलेशन होती है एड्रेसेस की, वहाँ पे एक्स की भी उसी तरह होती है। अब मसला ये है, मैं चाहता हूँ कि जब ये एरे इस फंक्शन में पास हो, इनके वैल्यू कहीं और यूज़ तो हो सके, लेकिन इस ए की वैल्यू को चेंज ना कर सके। ठीक, ये भी पॉसिबल है। फिर क्या है? कांस्ट एरे एज पैरामीटर। ठीक है, एरेस को एज ए कांस्टेंट पास करे। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप खुद पढ़े। अब ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है? कांस्ट। कांस्ट में क्या होगा कि कांस्ट में अगर आप यहाँ पे लिखते हैं
A3 इक्वल टू 500, तो आपको एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा कि ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है क्योंकि एरे पास हुआ है एज ए कांस्टेंट। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, इस ए में आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब ये ए बाय रेफरेंस पास होता है इस फंक्शन में, फंक्शन को आपको पता है कि जब ये फंक्शन कॉल होते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है इस फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा और आखिर में ये फिर कंट्रोल वापस आता है। ठीक है, तो इस दौरान यहाँ पे इस x के थ्रू इस a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब कंट्रोल वापस आएगा तो यहाँ पे a की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो फिर एरे को एज ए कांस्टेंट आप पास करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है कि टू डायमेंशनल एरे सी प्लस प्लस आल्सो अलाउ एन एरे टू हैव मोर देन वन डायमेंशन। ठीक है, ये अभी तक तो वन डायमेंशन था। ठीक है, सीक्वेंस में था, लिस्ट किस फॉर्म में। ठीक है, तो टू डायमेंशनल एरे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह ये मैट्रिक्स के फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, पहले सिर्फ इंडेक्स थे, अब रोज और कॉलम्स किस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इंट एरे 3 and 5। 3 क्या है? 3 रोज, ये रोज है। ठीक है, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज। तो रोज भी उसी तरह 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा और कॉलम भी 0 से 6 तक, क्योंकि कॉलम टोटल 7 है। ठीक है, तो ये इसी तरह एरेज डिक्लेयर होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है, दूसरे में हम कंप्लीट के साथ इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे।